हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत दो टॉपिक की स्टडी करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना, और दूसरा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या बीजांड की संरचना। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि परागकण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका एक सरल सा आंसर होता है कि परागकण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे पराग विज्ञान कहते हैं या पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग कणों का अध्ययन। अब क्वेश्चन आता है कि इसके पिता कौन है। पराग विज्ञान या पैलिनोलॉजी के पिता कौन है? तो इसके जो फादर होते हैं, फादर ऑफ पैलिनोलॉजी के रूप में एजी इलियास एडमैन को माना जाता है। इसके जो पिता होते हैं एजी इलियास एडमैन होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि परागकण क्या होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है। तो हम जानते हैं कि परागकण या पॉलन ग्रेन का निर्माण एंथर सैक में होता है। परागकण का निर्माण एंथर सैक या पराग कोश में होता है। अब पुनः क्वेश्चन आता है कि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारा जो मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। परागकण की संरचना की स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर होता है कि जो पॉलन ग्रेन है यह पराग कोश में पाया जाता है। पॉलन ग्रेन एक हैप्लॉइड व एक कोशिकीय संरचना होती है, यूनिसेलुलर संरचना होती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब ये परागकण, ये हो गया अपना एक परागकोश, और इस परागकोश के अंदर कोई पॉलन ग्रेन है, तब ये पॉलन ग्रेन एक कोशिकीय संरचना के रूप में होता है। लेकिन परागकोश के फटने के पहले ही या पॉलन ग्रेन जब परागकोश से बाहर निकलता है उसके पहले ही इस पॉलन ग्रेन में साधारण विभाजन या माइटोसिस प्रारंभ हो जाता है, और इस माइटोसिस के फलस्वरूप इस एंथर सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन में दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये दो कोशिकाएं हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। ये पहली कोशिका रहेगी और ये दूसरी कोशिका, और इन दोनों कोशिकाओं के ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, डबल मेम्ब्रेन होती हैं, जिसमें से जो बाहर वाली झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसे हम एक्साइन कहते हैं, और जो भीतर वाली मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली,
होती है इसे हम एंटाइन कहते हैं, या इसको आप इस तरह से बना दें तो और क्लियर हो जाता है, एक्साइन और एंटाइन। इसी को थोड़ा थिक कर दिया है, एंटाइन होती है। और इसमें दो कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 जो पहली कोशिका है वह होती है जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, और जो दूसरी सेल होती है इसे हम ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल कायिक कोशिका भी कहते हैं। जो जनरेटिव सेल होती है इसका न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, शॉर्ट में लिख दिया जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। और जो वेजिटेटिव सेल होती है इसका न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। और इस अवस्था में ही परागकण एंथर सैक से बाहर आता है। इस अवस्था में ही पोलन ग्रेन परागकोश से बाहर आता है। इस अवस्था में ही पोलन ग्रेन परागकोश या एंथर सैक से बाहर निकल आता है। तो स्टूडेंट्स ये अभी पोलन ग्रेन की संरचना थी। पोलन ग्रेन की संरचना में आप देखते हैं तो मुख्यतः 4 संरचनाएं पाई जाती हैं, 4 संरचनाएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हीं चारों संरचनाओं की स्टडी करेंगे। इसको सबसे पहले रफ करते हैं। इसमें सबसे पहली जो संरचना है वह होती है नंबर 1 एक्साइन या बाह्यचूल। पोलन ग्रेन में पाई जाने वाली जो एक्साइन होती है वह एक्साइन हार्ड होती है, खुरदुरी होती है, रफ होती है। खुरदुरी मतलब रफ होती है। और यह एक रासायनिक पदार्थ जिसे कि स्पोरोपोलेनिन कहते हैं की बनी होती है। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये रेजिस्टेंस होता है हीट और वाटर का, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में काइटिन भी पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक्साइन काइटिन युक्त स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इस एक्साइन में कई जगह कुछ छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं इस तरह से। इन संरचनाओं के लिए हम जर्मपोर कहते हैं या जनन छिद्र कहते हैं। एक्साइन पर कुछ छिद्र जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम जर्मपोर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस जर्मपोर का क्या कार्य है, तो इसका आंसर है ये जो जर्मपोर होता है इसी जर्मपोर से
इसी जर्म पोर से पॉलिन ट्यूब का अंकुरण होता है। पॉलिन ट्यूब परागकण से बाहर निकलती है। इसी जर्म पोर से पॉलिन ट्यूब पॉलिन ग्रेन से बाहर निकलती है। तो ये एक्साइन का अध्ययन था, ये एक्साइन की स्टडी थी। एक्साइन के नीचे एक दूसरी स्तर होती है, एक दूसरा लेयर होता है जिसे हम एंटाइन बोलते हैं। तो अब हम इस एंटाइन की स्टडी करेंगे। एक्साइन यहाँ पे लाल रंग से दिखाई दे रही है और जो एंटाइन है ये ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है। एंटाइन या अंतःभित्ति एंटाइन एक्साइन के नीचे स्थित होती है। ये तो डायग्राम को देख के ही लिख सकते हैं हम, और देखते हैं कि यह एक स्मूथ संरचना है, चिकनी संरचना है, या यह एक स्मूथ लेयर के रूप में पाई जाती है। एक्साइन के नीचे स्थित होती है। यह एक स्मूथ लेयर के रूप में होती है। स्मूथ लेयर एक चिकनी परत के रूप में होती है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, तो एंटाइन किस पदार्थ की बनी हुई है? तो इसका आंसर होता है कि एंटाइन सेलुलोज की बनी होती है, जिसकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल बनी होती है। एंटाइन सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद पुनः क्वेश्चन आता है कि इस एंटाइन का प्रमुख कार्य क्या है, इसका प्रमुख फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब पॉलिन ग्रेन का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, अर्थात जब इसमें से पराग नली या पॉलिन ट्यूब निकलती है, तब वह जर्म पोर से होकर निकलती है। तो जो एंटाइन होती है या अंतःभित्ति होती है, यही एंटाइन जर्म पोर से पॉलिन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। यही एंटाइन का मुख्य फंक्शन होता है, बनी होती है। यह एंटाइन पॉलिन ट्यूब के रूप में जर्म पोर से बाहर निकलती है। पॉलिन ट्यूब के रूप में जर्म पोर से बाहर निकलती है। और जो इसमें न्यूक्लियस होते हैं पॉलिन ग्रेन में, दो न्यूक्लियस कौन कौन से इसमें? जर्मिनेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये दोनों न्यूक्लियस इसी में चले आते हैं, पॉलिन ट्यूब के साथ ही चले आते हैं, पोर से बाहर निकलती है। अभी इसकी स्टडी हम जर्मिनेशन में पढ़ेंगे। जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब या डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन में इसकी स्टडी हम करेंगे। यहाँ पर जो उसकी संरचना थी, ये यहाँ पर इतनी ही क्लियर हो जाती है। इसके बाद जो उसकी तीसरी संरचना है पॉलिन ट्यूब, पॉलिन ग्रेन की, वह संरचना होती है जेनरेटिव सेल या जनन कोशिका। जेनरेटिव सेल या जनन कोशिका। जेनरेटिव सेल, इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो इसका नाभिक होता है, वह जेनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। जेनरेटिव सेल का नाभिक जेनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है।
और यह न्यूक्लियस समसूत्री कोशा विभाजन या माइटोसिस के द्वारा विभाजित होकर दो मेल गैमीट का निर्माण करता है। माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर दो मेल गैमीट का निर्माण करता है। ये दोनों मेल गैमीट आगे फर्टिलाइजेशन में यूज हो जाते हैं। इसके बाद जो फोर्थ संरचना होती है, ये थी पहली संरचना एक्साइन, ये थी दूसरी संरचना एंटाइन, यह तीसरी संरचना जेनरेटिव सेल। इसके बाद चौथी संरचना होती है वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका या ट्यूब सेल। दो मेल गैमीट का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो चौथी संरचना है वह इसमें आती है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। तो स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा नाम होता है उसका वह नाम होता है ट्यूब सेल। और मैं ये आपको बता चुका हूं कि जर्मिनेशन में पराग नली या पॉलिन ट्यूब का निर्माण एंटाइन के द्वारा होता है, ट्यूब सेल के द्वारा नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है इस ट्यूब सेल का क्या फंक्शन है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ट्यूब सेल का जो नाभिक होता है जिसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, इस वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल का नाभिक पॉलिन ट्यूब में आ जाता है। पराग नली में आ जाता है और पराग नली की ग्रोथ के लिए, जो पराग नली की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को ओव्यूल की ओर, बीजांड की ओर ले जाता है। मुख्यतः ओव्यूल के माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार की ओर ले जाता है, जिससे कि परागनली माइक्रोपाइल के द्वारा बीजांड में प्रवेश कर जाती है और वहां पर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में हो जाता है। तो ये इस सेकंड न्यूक्लियस का कार्य था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का कार्य था। क्वेश्चन आता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है या वेजिटेटिव सेल का कार्य क्या होता है। तो आपको इसका आंसर यही लिखना है कि यह पॉलिन ट्यूब की वृद्धि को ओवरी के माइक्रोपाइल की ओर प्रेरित करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पॉलिन ग्रेन की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके कितने भाग होते हैं, इसकी स्टडी कर ली है और ये चारों भाग आपकी समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, हम इसकी स्टडी करेंगे। ये था पहला पॉइंट था अपना स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन। स्टूडेंट्स, जो ओव्यूल होता है, ए ओव्यूल प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है इसमें पाया जाता है। और हम जानते हैं कि प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह कार्पल्स होता है या स्त्री केसर होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सबसे पहला क्वेश्चन कि ओव्यूल प्लांट में कहां पाया जाता है। तो इसका आंसर है कि ओव्यूल प्लांट की जो कार्पल्स होती है, स्त्री केसर जो होता है, कार्पल्स के जो तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका और ओवरी, अंडाशय। तब जो ओव्यूल होता है
यह ओवरी या अंडाशय के अंदर पाया जाता है। ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार से ये अटैच होता है। तो इसका आंसर होता है कि ओव्यूल ओवरी के अंदर बीजांडासन पर पाया जाता है। बीजांडासन पर पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ओव्यूल होता है ओव्यूल बीजांडासन से कैसे जुड़ा रहता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ओव्यूल के कुल 7 पार्ट्स होते हैं। इसमें से पहला पार्ट होता है फ्यूनिकल, सेकंड जो पार्ट है वह होता है हाइलम, थर्ड पार्ट न्यूसेलस, फोर्थ इंटेगुमेंट, फिफ्थ माइक्रोपाइल, सिक्स चलाजा या निभाग और जो सेवेंथ है वह एम्ब्रियोसैक होता है। तो स्टूडेंट्स इन 7 पार्ट्स की स्टडी हम सबसे पहले ओव्यूल की संरचना को बनाकर करते हैं या करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ओव्यूल की संरचना या बीजांड की संरचना। ये बिल्कुल सिंपल है। ओव्यूल की संरचना आपको सबसे पहले इस तरह की संरचना बना लेनी है। फिर इसके लिए आपको इस तरह से ये बना लेना है। अब इसके बाद इस तरह से जोड़ दें और इसको भी इस तरह से जोड़ देते हैं। इसके बाद ये संरचना बन जाती है। इतना जब आप कर लेते हैं इसके बाद आपको बीच में एम्ब्रियो सैक बनाना है। लाल कलर से एम्ब्रियो सैक बना दिया है और इस एम्ब्रियो सैक में 1 2 3 3 कोशिकाएं ऊपर और नीचे की ओर बनाना है। और बीच में एक न्यूक्लियस बना देना है। तो इस तरह से आपकी ओव्यूल की संरचना बन जाती है। अब इस ओव्यूल की संरचना में जो पार्ट होते हैं हमें उनकी स्टडी करना है। सबसे पहला पार्ट ये होता है फ्यूनिकल, नंबर 1। कुछ दूर बन गया यहां से। ये पार्ट होता है फ्यूनिकल। क्वेश्चन आता है फ्यूनिकल क्या होता है या बीजांड ग्रंथ क्या होता है फ्यूनिकल। तो यहां पर हम देखते हैं फ्यूनिकल या बीजांड ब्रंथ। ब्रंथ का मतलब होता है एक पतली संरचना जिसे हम फिलामेंट कहते हैं या छोटे सा स्ट्रक्चर। बीजांड ब्रंथ किसे कहेंगे? ओव्यूल जिस तंतु या फिलामेंट के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है।
उसे फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये जो पतली संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कहलाती है फ्यूनिकल या बीजांड ग्रंथ। अब जिस स्थान पर बीजांड ग्रंथ इस बीजांड से जुड़ती है, ओव्यूल से जुड़ती है, इस स्थान के लिए हम बोलते हैं नाभिका या हाइलम। ये स्थान कहलाता है हाइलम या नाभिका। क्वेश्चन आता है हाइलम या नाभिका किसे कहते हैं? तो जिस स्थान पर बीजांड ग्रंथ, यहीं पर इसको लिख देते हैं हाइलम, जिस स्थान पर बीजांड ग्रंथ या फ्यूनिकल ओवरी से जुड़ता है, ओवरी नहीं ओव्यूल, बीजांड ग्रंथ ओव्यूल से जुड़ता है, उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वह होता है न्यूसेलस या बीजांड काय। तो स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ पे बीच में जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण भाग न्यूसेलस है या बीजांड काय इसको बोलते हैं। थर्ड पार्ट ये हो जाता है न्यूसेलस या बीजांड काय, जो ब्लू कलर से बनाया है। न्यूसेलस या बीजांड काय बीजांड का अधिकांश भाग बनाता है। ये बीजांड का अधिकांश भाग बनाता है और यह मृदुतक कोशिकाओं या पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है। यह मृदुतक कोशिकाओं या पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है। पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। आपको इसके अंदर एक जो लाल रंग की संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसके अंदर न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक जो लाल कलर रंग की संरचना है, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश होता है। और इसके ऊपर, न्यूसेलस के ऊपर आवरण या इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। अध्यावरण, आप इसके लिए आवरण लिख लें, के ऊपर आवरण या इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, जो इसे चारों ओर से घेरे रहते हैं, लेकिन कुछ स्थान पर यह इंटेगुमेंट नहीं होते हैं, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। जिस स्थान पर इंटेगुमेंट नहीं होते हैं वह माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो अध्यावरण है या आवरण है, जिन्हें हम इंटेगुमेंट भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये जो इंटेगुमेंट्स या आवरण होते हैं, ये बीजांड के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी आवरण के आधार पर हम बीजांड के लिए या ओव्यूल के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, इंटेगुमेंट या आवरण। आवरण आप जानते ही हैं किसे कहेंगे, वे
आवरण या वे संरचनाएं जो बीजांड को चारों ओर से, बीजांडकाय को चारों ओर से घेरे रहती हैं, इंटेगुमेंट या आवरण कहलाती हैं। अध्यावरण 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 या इंटेगुमेंट क्या होता है? बीजांड को या ओव्यूल को चारों ओर से घेरने वाली संरचनाएं, ओव्यूल को घेरने वाली पतली संरचनाओं को अध्यावरण कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीजांड या ओव्यूल 3 प्रकार का होता है। इंटेगुमेंट्स कहते हैं, और इंटेगुमेंट्स की उपस्थिति के आधार पर बीजांड या ओव्यूल 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसका होता है एटैगमिक। एटैगमिक, ए मीन्स अनुपस्थित, टैगमिक मीन्स इंटेगुमेंट। इस प्रकार के बीजांड पर अध्यावरण या इंटेगुमेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम्पल क्या है? तो जो इसका एग्जाम्पल होता है वह होता है चंदन और ओलेक्स। चंदन और ओलेक्स का जो ओव्यूल होता है वह एटैगमिक प्रकार का होता है। इसके ऊपर कोई भी इंटेगुमेंट या आवरण नहीं पाया जाता है। इसके बाद यूनिटैगमिक, एक अध्यावरणी यूनिटैगमिक ओव्यूल, एक अध्यावरणी बीजांड। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के बीजांड के ऊपर एक अध्यावरण होता है। इसका जो एग्जाम्पल आता है वह आता है सूर्यमुखी और गेंदा। ये सूर्यमुखी और गेंदा का फूल होता है जिस पर यूनिटैगमिक ओव्यूल्स होता है। इसके बाद जो थर्ड वाला जो ओव्यूल है वह होता है बाइटैगमिक। बाई मीन्स 2, बाइटैगमिक ओव्यूल। तो इसकी परिभाषा या इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह ओव्यूल जिसके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं, इनमें से जो आवरण बाहर की ओर होता है उसे आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे। ये वाला रहेगा आउटर इंटेगुमेंट। इस तरह से जिसको जो कर दिया है ये आउटर इंटेगुमेंट, ये रहेगा पूरा आउटर इंटेगुमेंट या बाह्य अध्यावरण।
और इस आउटर इंटेगुमेंट के अंदर इनर इंटेगुमेंट होता है। ये जो डॉट डॉट कर दिया है ये होता है इनर इंटेगुमेंट। इसको आप लिख सकते हैं इनर इंटेगुमेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी आपने ओब्यूल के ऊपर जो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं और इसके आधार पर ओब्यूल कितने प्रकार का होता है इसकी स्टडी कर ली है। बाइटैगमिक ओब्यूल किसमें पाया जाता है? तो ये आलू और टमाटर में पाया जाता है। ये आलू और टमाटर में बाइटैगमिक ओब्यूल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह नेक्स्ट पॉइंट होता है माइक्रोपाइल। तो स्टूडेंट्स अभी आप ये सारे पार्ट्स 1, 2, 3 और 4 इनकी स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वह आता है माइक्रोपाइल। तो अब हम माइक्रोपाइल की स्टडी करेंगे। ये माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार क्या होता है और इस माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार का ओब्यूल के लिए क्या महत्व होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। ओब्यूल में जो आउटर इंटेगुमेंट है और इनर इंटेगुमेंट है ये दोनों पूरे ओब्यूल्स को घेरे रहती हैं, लेकिन ओब्यूल के किसी एक भाग पर ये दोनों इंटेगुमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इसी भाग से जो ओब्यूल का अंदर का एम्ब्रियो सैक होता है यह बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, आउटर एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है। इसी छिद्र के लिए हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। अर्थात ओब्यूल का वह स्थान जहां इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं माइक्रोपाइल कहलाता है या बीजांड द्वार कहलाता है। इसी स्थान से सामान्यतः पोलन ट्यूब ओब्यूल में प्रवेश करती है। इसी स्थान से सामान्यतः पोलन ट्यूब ओब्यूल में प्रवेश करती है, लेकिन पोलन ट्यूब ओब्यूल के अलावा चलाजा और दूसरे स्थानों से भी ओब्यूल में प्रवेश कर जाती है, जिसकी स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये माइक्रोपाइल था। ये जो संरचना है ये माइक्रोपाइल कहलाती है या बीजांड द्वार कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चलाजा या निभाग। तो ये जो स्थान है ये कहलाता है चलाजा और ये कहलाता है अपना हाइलम। ये दोनों पास पास हो भी सकते हैं और दूर दूर भी। हाइलम ये निभाग कहलाता है। निभाग नहीं, नाभिका। और चलाजा ये निभाग कहलाता है। क्वेश्चन आता है चलाजा या निभाग क्या है? तो इसका सरल आंसर होता है ओब्यूल के जिस स्थान से इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण या आवरण निकलते हैं वह निभाग या चलाजा कहलाता है। जिस स्थान से आवरण या इंटेगुमेंट निकलते हैं।
से इंटेगुमेंट निकलते हैं। चलाजा कहलाता है या निभाग कहलाता है। इसके अंदर न्यूसेलस, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आप ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये ओब्यूल में आसानी से बना सकते हैं। और अभी हमें एम्ब्रियो सैक की स्टडी करना है, तो हम इसको रफ करते हैं और सिर्फ एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश इसको ड्रॉ करते हैं, जिससे हम इसकी स्टडी सरलता से कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश ओब्यूल्स के न्यूसेलस में पाई जाने वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। न्यूसेलस बीजांडकाय। न्यूसेलस में पाई जाने वाली थैली नुमा संरचना को थैली नुमा संरचना को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इस एम्ब्रियो सैक का निर्माण 7 कोशिकाएं 7 सेल्स व 8 नाभिकों के द्वारा होता है। द्वारा होता है। और इस एम्ब्रियो सैक में 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। एम्ब्रियो सैक में 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है ये 3 संरचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अभी यहाँ पे हम इसको थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये 3 संरचनाएं होती हैं। ये 3 कोशिकाओं से बनी हुई जो इस तरह से बना दी है, इसके बीच में थोड़ा रेड भी इसको कर दिया है। ये जो पहली संरचना है जो कि माइक्रोपाइल की ओर है, माइक्रोपाइल की ओर 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, एक ग्रुप पाया जाता है, जिसे कि हम एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस कहते हैं या अंड उपकरण कहते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। जो बीच जो एग एपरेटस बनाया है, आप इसको यहां से समझ लें। इसमें जो बीच की कोशिका होती है, एक कोशिका कहलाती है एग सेल। बीच वाली कोशिका कहलाती है एग सेल। और इसके जो पास वाली जो 2 कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड। एग सेल अंड कोशिका, सिनर्जिड ये सहायक कोशिका है। आप इसके लेबलिंग यहां पर कर सकते हैं, एग सेल और सिनर्जिड। और इसमें जो ये लाल रंग की संरचना पाई जाती है, इस लाल रंग की संरचना के लिए हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये पोलिन ट्यूब की ग्रोथ को अंदर की ओर कर देता है, जिससे कि ये पराग नली इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। फिलीफॉर्म
एपरेटस। इसके बीच में एक दूसरी संरचना पाई जाती है, एक कोशिका होती है और इसमें डबल न्यूक्लियस होता है। इस दूसरी संरचना का नाम होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक नाभिक या पोलर न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस द्वितीयक व ध्रुवीय नाभिक होता है। यह बीच में स्थित होता है और यह 2n डिप्लॉइड होता है। इसके ऊपर एम्ब्रियो सैक की जो तीसरी संरचना होती है, जिसे कि हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, ये पाई जाती है। एंटीपोडल सेल पाई जाती है। इसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। इसकी तीसरी संरचना हो जाती है। तो क्लियर है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण 3 संरचनाओं से होता है, एग एपरेटस, सेकेंडरी न्यूक्लियस और थर्ड होता है एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल चलाजा वाले पोर्शन में होती हैं, माइक्रोपाइल के अपोजिट पाई जाती हैं। ये हैप्लॉइड होती हैं और 3 कोशिकाओं के ग्रुप से मिलकर बनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस वीडियो में पोलन ग्रेन की संरचना और ओव्यूल की संरचना की स्टडी कर ली है। इस वीडियो के स्टडी से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। आपके कौन से क्वेश्चन तैयार होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।